हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू में सिविक्स पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग लॉज। लॉज का मतलब क्या होता है? कानून। आपने बहुत बारी न्यूज़पेपर में सुना होगा, बहुत बारी लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि डिफरेंट काइंड के लॉ जो है कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं। कभी आपने सोचा है कि लॉज का मतलब क्या होता है? ये लोगों के ऊपर बाइंडिंग होते भी कि नहीं होते हैं? क्या ये सारे के सारे लॉज सभी को मान्य भी होते हैं, या फिर जो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, ये लॉ से हमारे बड़े होते हैं? इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंट्री को रन कराने के लिए, स्मूथली गवर्न करने के लिए कुछ हमें रूल एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं। और ये जो रूल रेगुलेशंस होते हैं किसी भी कंट्री में इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग जो है पीसफुल मैनर में रहें, सोसाइटी में हारमोनी बना करके रहें, कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। जब हमने बोला एक दूसरे को, इसका क्या मतलब है? एक सिटीजन किसी नॉर्मल दूसरे सिटीजन को हार्म ना पहुंचाए, और जो गवर्नमेंट है वो भी कंट्री में जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनको हार्म ना पहुंचाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सिटीजन्स को हार्म नहीं पहुंचा रही है, और सिटीजन्स आपस में एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे सेट ऑफ रूल रेगुलेशंस जो किसी पार्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी में बनाए गए हैं, जो उसकी लोगों के एक्शंस को डिफाइन करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड किया गया है। और जब इन सेट ऑफ रूल्स का वायलेशन करते हैं, आप सेट ऑफ रूल्स का वायलेशन करते हैं, तो इसके साथ में आपको क्या मिलती है? ढेर सारी पेनाल्टीज लगती हैं। अगर आपने किसी रूल रेगुलेशंस का जो आपके ऊपर में बाइंडिंग था, सोसाइटी के ऊपर में बाइंडिंग था, उसके अगेंस्ट कुछ भी काम किया, तो क्या हुआ? आपके ऊपर में पेनल्टी लगा दी गई, और या फिर आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया गया। तो जब रूल रेगुलेशंस को मानने के साथ में पनिशमेंट भी एड ऑन हो जाता है, उसे क्या बोल देते हैं? हम लॉज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लॉ बोल देते हैं, कानून बोल देते हैं। रूल जो रेगुलेशंस होते हैं, अगर उसमें ये वाला क्लॉज बाइंडिंग नहीं है, ये वाला क्लॉज बाइंडिंग नहीं है कि आप रूल रेगुलेशंस का वायलेशन करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वो नॉर्मल से रूल कहलाते हैं। बट जब रूल्स के साथ में पनिशमेंट का भी क्लॉज जोड़ दिया जाए और ये सारे रूल रेगुलेशंस बाइंडिंग हो जाते हैं सिटीजन्स के ऊपर में, तो उसे हम बोल देते हैं क्या? लॉज। क्या बोल देते हैं? लॉज। तो ये लॉज और रूल रेगुलेशंस में डिफरेंस होता है। रूल रेगुलेशंस हमेशा किसी भी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है ना, उसके द्वारा बनाया जाता है। और जो लॉ होते हैं ये हमेशा या तो कंट्री की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, या फिर स्टेट की जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। लॉज हमेशा, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमेशा कंट्री के अंदर में किसी अथॉरिटी के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। लेट्स से प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की ज़रूरत है। जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होता, इस पे ये लॉ नहीं कहलाएगा, वो बिल कहलाता है, जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता। ले सेम तरीके से अगर आप स्टेट में हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाने की कोशिश करी, कुछ रूल रेगुलेशन बनाया, तो जब तक उस पर गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं? बिल बोलेंगे, तो लॉ नहीं कहलाएगा। बट जब हम बोलते हैं रूल एंड रेगुलेशंस पे गवर्नर और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिंपल सा जो स्टेट के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड कौन होते हैं? वो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, जिनको सेक्रेटरीज बोलते हैं, सेक्रेटरीज। तो सेक्रेटरीज का उसके ऊपर में साइन होता है। सेक्रेटरीज क्या करेंगे? कुछ पॉइंट वाइज रूल्स लिख देंगे, उस पर साइन कर देंगे, तो क्या कहलाता है? रूल एंड रेगुलेशंस। उस पर डिस्कस डिबेट नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं लॉज, लॉज का मतलब हो गया कि पूरे के पूरे लोगों के ऊपर में बाइंडिंग होना है। तो ऐसा कोई भी आपको रूल अगर रेगुलेशन बनाना है तो उसको आप पेज पर लिख के लाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, उस पर बाकायदा डिस्कशंस चलते हैं, उस पर बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं, कुछ नए पॉइंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें आगे चल के बाइंडिंग होनी है। आप एक बार इसको बना देंगे तो कुछ समय के लिए इम्प्लीमेंट होगा। अगर आपको इसमें अमेंडमेंट चेंज करना भी है तो उसमें ढेर सारा आपको टाइम लगता है, उस पर पूरा डिटेल में डिस्कशंस होते हैं,
पहले हाउस में पास किया जाएगा वोटिंग के द्वारा, दूसरे हाउस में पास किया जाएगा, फिर जा कर के उस पर प्रेसिडेंट या गवर्नर का सिग्नेचर होता है, तब वो बिल जा कर के, तब वो रूल रेगुलेशंस जा कर के लॉ कहलाते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल सा कोई ऑर्डर पास करना है जिसको आपने उसको केवल टाइटल दिया रूल एंड रेगुलेशंस, उस पर क्या होगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे आप पेज पर नोट डाउन करेंगे, बस उस पर कैबिनेट सेक्रेटरी का सिग्नेचर हो जाएगा, वो रूल रेगुलेशंस लागू हो गया तुरंत। ना तो उस पर डिस्कशन हुआ, ना तो डिबेट हुआ। दोनों में अंतर समझ गया। लॉज का मतलब क्या होता है, रूल रेगुलेशन से डिफरेंट कैसे होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक कि क्या ये लॉज सभी के ऊपर में अप्लाई होते हैं। डू लॉज अप्लाई टू द ऑल? बिल्कुल। जब कभी किसी भी कंट्री में किसी भी लॉ को बनाया जाता है तो वो सभी लोगों के सभी लोगों के ऊपर में इम्प्लीमेंट होता है, सभी लोगों के ऊपर में इम्प्लीमेंट होता और होना भी चाहिए। बट हमने ये देखा कि इंडिपेंडेंस से पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब कोई भी आप लॉ बनाएं तो वो जो है आर्बिट्री एक्सरसाइज पावर का नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री का मतलब होता है कि जब आर्बिट्री का मतलब मनमौजी तरीके से आपने कोई रूल रेगुलेशन तुरंत बनाया अपने हिसाब से, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, आप लोगों के विलिंगनेस को ध्यान में नहीं रखते हैं। इट्स लाइक जब मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट होती है या फिर जहाँ पर डिक्टेटरशिप होता है, वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, अपने हिसाब से ना रूल्स रेगुलेशन सेट करती है। उसे बोलते हैं हम लोग क्या, आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर। अपने मन मर्जी के तरीके से, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशंस को नहीं मानना है, अपने तरीके से हम लॉ सेट कर रहे हैं। अपने तरीके से मतलब गवर्नमेंट अपने तरीके से लॉ सेट कर रही है, जो हमें रूल कर रहे हैं वो अपने तरीके से लॉ सेट कर रहे हैं। उसे बोलते हैं क्या, आर्बिट्री एक्सरसाइज। तो जब कभी भी हम बोलते हैं लॉ सभी के ऊपर में अप्लाई होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे पावर का आर्बिट्री एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा होता था इंडिया में जब हम ब्रिटिशर्स के अंदर में, उनकी कॉलोनी थे, हम उनके अंदर में एक तरीके से क्या थे, प्रिजनर टाइप ऑफ प्रिजनर्स थे, उनके अंदर में एक तरीके से गुलाम थे। तब जो है ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर में बहुत सारा आर्बिट्री यूज करते थे पावर का। जब मन किया लॉ को इम्प्लीमेंट किया, जब मन किया हटा दिया, जब मन किया चेंज कर दिया। और ये बहुत ज़्यादा हार्श होती है, यानी बहुत ज़्यादा इससे लोगों को नुकसान होता है। जब हम आज़ाद हो रहे थे तो आज़ाद हो भी गए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इस बात को बहुत अच्छे से बोला गया कि जब हमारी कंट्री में कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो जो भी हमारे वरना सीनियर अथॉरिटी होंगे, सीनियर अथॉरिटी लेट से प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर कोई भी ऑफिसर्स हैं, वो पावर का कभी जो है आर्बिट्री यूज तो नहीं करेंगे, आर्बिट्री यूज नहीं करेंगे। बात कहाँ बोलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया, जिसको बोलते हैं क्या, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी हमारी कंट्री में लोगों की मनमर्जी नहीं चलेगी, लोगों का आर्बिट्रेशन पावर नहीं चलेगा। हमारी कंट्री में अगर कुछ चलेगा तो वो किसका रूल चलेगा, लॉ का, कानून का चलेगा। यानी कुछ भी अगर आपको स्टेप्स कंट्री के अंदर में लेने हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीके से पहले क्या बनाइए, लॉ बनाइए, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करिए, लोगों को पता भी हो कि किस लॉ में किस बात को लिखा गया है, उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारी कंट्री में क्या डाल दिया गया, रूल ऑफ लॉ। और ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, आपको आर्टिकल नंबर 48 में, आर्टिकल नंबर 14 में देखने को मिल जाएगा। रूल ऑफ लॉ यानी हमारी कंट्री में किसकी चलती है, रूल्स की चलती है। रूल से बड़ा कोई नहीं है, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। खुद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक इतना मोटा बुक है, वो भी क्या है, सेट ऑफ लॉज है ना, सेट ऑफ लॉ। उसमें लिखी गई हर एक बात को आपको मानना होता है, वो आर्बिट्रेरी नहीं है। आर्बिट्रेरी नहीं है कि आप उसको मानने से मना कर सकते हैं, या उसमें अल्टर करके गवर्नमेंट आपके ऊपर में कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है कि नहीं चलती है, सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ बोलते हैं उसको। तो इसीलिए बोला गया कि हमारी कंट्री में क्या चलता है, रूल ऑफ लॉ चलता है, पावर का आर्बिट्रेशन यूज नहीं चलेगा। जितने भी लोग हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं, सभी लोग क्या हैं, इक्वल बिफोर लॉ। इक्वल बिफोर लॉ का मतलब कानून के सामने, कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं, बराबर। वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कहीं के चीफ मिनिस्टर हो, कहीं के डीएम हो, गवर्नर हो, कुछ भी हो, किसी भी पोस्ट में हो, अगर उन्होंने
किसी रूल का वायलेशन किया है तो उनको भी वही सेम पनिशमेंट मिलेगी जो किसी एक नॉर्मल सिटीजन ने किया है। इसीलिए बोला गया सभी के सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं लॉ के सामने, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। जो लॉ होता है सारे सिटीजन्स के ऊपर में अप्लाई होता है और कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि लॉ जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और ये कौन कौन से बेसिस होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या फिर जेंडर के बेसिस पे। अगर आपने लॉ का वायलेशन किया है तो आपको उस बात के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपके साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ऐसा लॉ बनाया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो वो उसको दूर किया जाएगा, वो भी दूर किया जाएगा। और ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी कि आपसे कहाँ बोला गया है कि रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 15 में, आर्टिकल नंबर 16 में। इनकी लैंग्वेज जाके आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ चलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी भी लॉ का हम वायलेशन करते हैं या फिर कोई भी क्राइम कमिट करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए क्या दिया गया है, कुछ स्पेसिफिक पनिशमेंट दिया गया है। लेट्स से आपने कहीं चोरी की तो चोरी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन होगा किसी कानून में, तभी आपको सज़ा मिलेगी। आपने जो है किसी को मारने की धमकी दी, किसी को ब्लैकमेल किया, तो अगर किसी कानून में, किसी लॉ में इस बात को मेंशन किया गया है कि किसी को ब्लैकमेल करना एक क्या है, क्राइम है, तभी आपको उस बात के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर किसी एक्ट को किसी लॉ के अंदर में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि वो क्राइम है, तब तक आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। जैसे किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है कि मुर्गा काट करके बेचना, चिकन पोल्ट्री फार्म खोलना क्राइम है, तो उस बात के लिए आपको सज़ा नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप इंसानों को काट के लगे बेचने तो क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईपीसी में बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर हो गया? तो जब किसी भी एक्ट को कानून के अंदर में प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया हो कि अगर ये एक्ट करेंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा, तो आपको पनिशमेंट केवल उस लॉ को बेसिस बना के ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो लॉ में, किसी लॉ में डिफाइंड ही नहीं है कि क्राइम है, तब तक तो उस एक्ट को करने के लिए आपको कोई भी, उस एक्ट को कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, धान उगाएंगे, धान उगाना किसी भी एक्ट में ये नहीं लिखा गया है कि वो क्या है, क्राइम है। लेकिन आप अपने एरिया में सोच के चरस गांजा उगा रहे हैं, चरस उगा रहे हैं गांजा, वो भी तो खेती करना है, तो वो अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि चरस एंड गांजा को कानून में बोला गया कि वो क्राइम है, तो आप वो नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं ना कि कोई भी क्राइम या लॉ का वायलेशन आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पनिशमेंट देगा। लेकिन ये स्पेसिफिक पनिशमेंट तभी मिलेंगे जब आपके उस एक्ट को, आपके उस काम को किसी न किसी लॉ में डिफाइन किया गया हो। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट, जब हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया की, ब्रिटिशर्स के टाइम में, उससे भी पहले में, तो बहुत सारे ऐसे लॉ होते थे जो क्या करते थे, ओवरलैप करते थे लोकल लॉज के ऊपर में, और वो सभी के ऊपर में अप्लाई नहीं होते थे, सभी के ऊपर में अप्लाई नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए मोनार्की गवर्नमेंट थी हमारे वहाँ, तो राजा अपने सगे संबंधियों को कभी सज़ा देते थे क्या? बिल्कुल नहीं देते थे। लेकिन उनके अगेंस्ट अगर कोई बोलने की कोशिश करे या फिर आम आदमी जो सोसाइटी में रहते थे उनके खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसीजन वो लोग लेते थे। इसका मतलब कि उस टाइम में लॉज की क्या थी, ओवरलैपिंग थी, और ये लॉ सभी के ऊपर में अप्लाई नहीं होते थे। एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि जो पनिशमेंट मिलता था ना सेम क्राइम के लिए, वो डिपेंड करता था कास्ट के बैकग्राउंड पे। किसके ऊपर में डिपेंड करता था? कास्ट के बैकग्राउंड पे। अगर लोअर कास्ट के होते थे, ऐसा देखा जाता था कि जो भी राजा महाराजा थे ना, उनको बहुत कड़ी सजा देते थे, बहुत ही हार्श पनिशमेंट देते थे। कोई हायर कास्ट का था तो उसको सेम काम के लिए पनिशमेंट कम मिलती थी। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी मान लीजिए बंदे ने राजा की अंगूठी चुरा ली, राजा की अंगूठी चुराएगी तो अगर वो लोअर कास्ट का होता ना तो राजा उसके हाथ कटवा देते, फांसी लटकवा देते थे। बट अगर उनको पता लगे कि भाई महल का ही कोई उनका बंदा था, हायर कास्ट का था, उसने चुरा लिया,
तो उसको हो सकता है कि 1 महीने को जेल करवा देते थे या उसके ऊपर में पेनल्टी लगा देते थे कि तुमने एक में अंगूठी चुराई थी, तुमको एक अंगूठी और रिटर्न करनी है। तो सोचिए, दोनों लोगों ने सेम काम किया, चूँकि एक हायर कास्ट का था उसको पनिशमेंट कम मिली, दूसरा जो है लोअर कास्ट का था उसको पनिशमेंट ज़्यादा मिली। ऐसा देखने को मिलता था कंट्री के अंदर में। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे, इस बात के लिए उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई थी कि हमारे वहाँ तो यार लॉ अगर बनेगा सबके लिए सेम होना चाहिए, सबके ऊपर में अप्लाई होना चाहिए, और पावर का आर्बिट्री एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पावर का आर्बिट्री एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया, कहा गया ठीक है हम अपनी कंट्री में रूल ऑफ लॉ लाएंगे। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले कि हम जो है रूल ऑफ लॉ को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा हमारे वहाँ की भाई सेम क्राइम के लिए किसी को कुछ और पनिशमेंट, किसी को और पनिशमेंट। आर्बिट्री यूज नहीं होगा हमारी कंट्री के अंदर में। थैंक यू, अभी के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेंगे इसका, यही आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।